हेलो स्टूडेंट, अपना टॉपिक चल रहा था प्रकाश रसायन, या जिसको हम बोलते हैं फोटो केमिस्ट्री। तो कल उसके बारे में बात की थी कि कौन कौन सी किस तरह का ट्रांजिशन होता है, किस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं और कौन कौन सी उत्तेजित अवस्थाएं होते हैं। हमने कल उसके बारे में बात की थी कि सिंगलेट होते हैं, सिंगलेट के बाद ट्रिपलेट होते हैं, और जो कक्षक है सिंगलेट यानी कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अपोजिट होता है, और ट्रिपलेट का मतलब दोनों का रोटेशन का डायरेक्शन सेम होता है। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से चाहे सिंगलेट में जाए, चाहे सिंगलेट से ट्रिपलेट में जाए, ये हमें मालूम है कि डायरेक्ट सिंगलेट से ट्रिपलेट में ग्राउंड स्टेट जो सिंगलेट है उससे ट्रिपलेट स्टेट में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं होता है। जब कोई भी अणु प्रकाश अवशोषित करता है तो नेचुरल सी बात है कि उसमें इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना और फिर एक्साइटेड स्टेट से उसका वापस ग्राउंड स्टेट में लौटना, वो कई तरीके के प्रोसेस उसमें होते हैं, जिसको कि हम एक जेवलस्की डायग्राम के द्वारा दर्शाएं। ये एक डायग्राम बना हुआ चित्र जिसको अपन 2.6 लिख रहे हैं। इसमें हमने इन डायग्राम को बनाया कि कैसे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में और कैसे एक्साइटेड स्टेट में ये वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, किस तरह से उसका क्षय होता है। हम कहते हैं कि किस तरह से उसमें जो एनर्जी का जो चेंज है, किस तरह से एनर्जी के चेंज होते हैं, जब जिसको हम कह रहे हैं मोड ऑफ डेसिपेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा क्षय की विधि है, जिसको हम जेवलस्की डायग्राम से दिखा रहे हैं। ये डायग्राम बना हुई है, इसमें आप समझ ही रहे हो कि हमने नीचे S0 बनाया, फिर उसके ऊपर S1 बनाया, फिर उसके ऊपर S2 बनाया, फिर इससे बीच में भी और हमने लाइन ड्रॉ की। वो क्या है? वाइब्रेशनल कैस्केड से वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है। इस वजह से हम T1 बनाया, T2 बनाया, T3 बनाया, जो कि ट्रिपलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। S0 S1 S1 S2 S3 ये सिंगलेट अवस्थाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊर्जा क्षय की विभिन्न विधियों को जानने से पहले जानना आवश्यक है कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जो समान बहुकता वाली अवस्थाओं के मध्य होते हैं चक्रण अनुमत संकरण कहलाते हैं। जैसे सिंगलेट ट्रिपलेट संकरण, वे संकरण जो वो विभिन्न बहुकता वाले इलेक्ट्रॉनिक अवस्था मध्य होते हैं उन्हें चक्रण वर्जित संक्रमण कहलाते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशन। जैसे सिंगलेट टू ट्रांजिशन या ट्रिपलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन वो फॉरबिडन है। एकक संक्रमण अंतरातंत्र लंघन इंटर सिस्टम क्रॉसिंग या ISC कहलाता है। ST कई अणुओं में होता है। हमने कहा ना क्यों नहीं होता S से T में या T से S में, कारण क्या है? यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं होता है। ये हमने डायग्राम बना ही रखा, इस डायग्राम की हम व्याख्या करेंगे। जैसे ISC किसके लिए लिखा हमने? इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, जिसको अपन कहते हैं अंतःसंतंत्र लंघन। इसी तरह IC आंतरिक रूपांतरण, जिसको इंटरनल कन्वर्जन हम कह रहे हैं। इसी तरह HF से दर्शा रखा है, जो कि फ्लोरेसेंस। F किसके लिए? फ्लोरेसेंस से प्रतिदीप्ति के लिए। HVPP इसके लिए फॉस्फोरेसेंस और स्फुरी दीप्ति, जिसको अपन बोलते हैं। एक हमने वेव लाइक बता रखा, जिसको हम कहते हैं विकिरणहीन संक्रमण, या जिसको रेडिएशन लेस ट्रांजिशन बोलते हैं। और एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ब्लैक डॉट है, जो उसको हम कहते हैं जिनमें प्रकाश का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। क्या हो रहा है इसमें? बहुपरमाणु अणु में बहुविमीय ऊर्जा स्तर होते हैं, जिन्हें मोर्स वक्र के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। बहुपरमाणु अणु की विभिन्न उत्तेजित अवस्थाओं को जेवलस्की डायग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रकाश अवशोषण के पश्चात अणु में होने वाले विभिन्न घटनाक्रमों को जेवलस्की डायग्राम द्वारा प्रदर्शित किया गया है। उचित ऊर्जा के प्रकाश क्वांटम के अवशोषण के पश्चात अणु अपनी निम्नतम अवस्था S0 से S2 में आ जाता है। S2 ऊपरी उत्तेजित एकक अवस्था प्रदर्शित करती है। विलियन S2 की कंपन ऊर्जा का क्षय एक विकिरणहीन संक्रमण द्वारा, जिससे हम कंपन दाना वाइब्रेशनल कैस्केड कहते हैं। S2 का S1 के ऊपरी कंपन ऊर्जा स्तरों में आंतरिक रूपांतरण भी संभव है। आंतरिक रूपांतरण भी एक विकिरणहीन संक्रमण है। पुनः S1 की कंपन ऊर्जा का क्षय कंपन धारा द्वारा विलयन में हो जाता है। इन सभी क्रियाओं को होने में 10⁻11 सेकंड का समय लगता है। अर्थात ऊपरी उत्तेजित एकक अवस्था का S2 का जीवन काल लाइफ टाइम जो 10⁻11 सेकंड से भी कम होता है। उत्तेजित एकक अवस्था S1 का जीवन काल 10⁻8 सेकंड होता है, तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। ये
अवस्था प्रकाश रसायन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। S1 अवस्था से ऊर्जा क्षय निम्न विधियों द्वारा संभव है। S1 अवस्था फोटोन के उत्सर्जन द्वारा S0 में परिवर्तन हो सकती है। इस क्रिया को प्रतिदीप्ति फ्लोरेसेंस कहते हैं। इससे होने में प्राय 10⁻⁹ से 10⁻�6 सेकंड का समय लगता है। दूसरा है, यह बिना विकिरण प्रक्रम से S0 में लौट सकता है, जिसमें कि उत्तेजित अवस्था की अतिरिक्त कंपन ऊर्जा कंपन विधाओं में वितरित हो जाती है। तीसरी पॉसिबिलिटी है, S1 अवस्थाओं में रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। चौथी पॉसिबिलिटी है, अंतरातंत्र लंघन द्वारा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग द्वारा S1 अवस्था T1 अवस्था में परिवर्तित हो सकती है। यद्यपि S1 से T1 संक्रमण में ऊर्जा निकलती है, संक्रमण द्वारा तंत्र के स्थायित्व में वृद्धि होती है, क्योंकि T1 अवस्था S1 की से कम ऊर्जा की होती है। तथापि यह संक्रमण धीमी गति से होता है, क्योंकि बहुकता में परिवर्तन होने के कारण S1 से T1 वर्जित संक्रमण है। प्रकाश रसायन में अंतरातंत्र लंघन की क्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि T1 अवस्था का जीवन काल और अधिक होता है। त्रिक अवस्थाओं का जीवन काल प्राय 10⁻⁶ सेकंड है। अधिक जीवन काल होने के कारण कई प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रियाओं में T1 अवस्था में होती है। T1 अवस्था का S1 अवस्था में परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि T1 अवस्था S1 अवस्था से कम ऊर्जा की होती है। T1 अवस्था से ऊर्जा का क्षय निम्न विधियों द्वारा हो सकता है। नंबर 1, T1 अवस्था यानी ट्रिपलेट अवस्था से फोटोन के उत्सर्जन द्वारा S0 में परिवर्तित हो सकती है। इस क्रिया को स्फुरदीप्ति कहते हैं। इस क्रिया में प्राय 10⁻³ से 10 सेकंड से समय लगता है। या T1 से S0 में आंतरिक रूपांतरण हो सकता है। स्फुरदीप्ति एवं T1 से S0 में आंतरिक रूपांतरण चक्रण वर्जित संक्रमण है, इसलिए निम्न त्रिक उत्तेजित अवस्था का जीवन काल अधिक होता है। और लास्ट है, T1 अवस्था ट्रिपलेट अवस्था में रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकती है। आंतरिक रूपांतरण अंतरातंत्र लंघन कंपन द्वारा विकिरण ही क्रियाएं, जिनमें ऊर्जा क्षय ताप के रूप में होता है। अब हम दो चीज़ों में देखते हैं कि ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या है और इंटरमोलिकुलर एनर्जी ट्रांसफ़र क्या होता है। ये दोनों चीज़ें फोटोकेमिस्ट्री में काफ़ी उपयोगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की। अंतरातंत्र लंघन चक्रण वर्जित संक्रमण है। कुछ अणुओं में यह संक्रमण 100% एवं कुछ अणुओं में बहुत कम होता है। किसी अणु में अंतरातंत्र लंघन किस सीमा तक होगा, यह निम्न S1 एवं T1 के मध्य ऊर्जा अंतराल पर निर्भर करेगा। यदि S1 एवं T1 के मध्य ऊर्जा अंतराल कम हो 5 kcal/mol, तो अंतरातंत्र लंघन की संभावना अधिक होगी। उदाहरणतः कई एरोमेटिक कीटों ने अन्य एरोमेटिक यौगिकों में S1 तथा T1 की मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक 50-60 से kcal/mol होता है, अतः इनमें अंतरातंत्र लंघन की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। अणु में भारी अणुओं सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि उपस्थिति हो तो अंतरातंत्र लंघन की क्षमता बढ़ाती है। चित्र में हम दो चित्र लेकर 2.7 को दर्शा रहे हैं मुझसे। बेंजोफिनोन एंड 1,3-ब्यूटाडाइन के जेवोल्स्की डायग्राम चित्र में दिए गए। बेंजोफिनोन में अंतरातंत्र लंघन की क्षमता 100%, 1,3-ब्यूटाडाइन में 0 होती है। ये हमने दो डायग्राम बना रखे हैं, एक बेंजोफिनोन है, एक 1,3-ब्यूटाडाइन है। बेंजोफिनोन जिसको हम दोनों के S0 बता रखी है, S1 एक्साइटेड स्टेट बता रखी है, T1 ट्रिपलेट स्टेट बता रखी है। S0 से S1 में हम बेंजोफिनोन की बात करें तो 74 kcal/mol का डिफरेंस है, और T1 से S0 में 69 kcal/mol है। लेकिन S1 और T1 में 5 kcal/mol है, जबकि 1,3-ब्यूटाडाइन में S0 से S1 में 107 से 124 kcal/mol है। लेकिन S1 से T1 के बीच में 47 to 64 kcal/mol है। तो इससे हमें इस डायग्राम से हमें दिख रहा है कि बेंजोफिनोन में सिंगलेट से ट्रिपलेट 100% इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की संभावना है, जबकि 1,3-ब्यूटाडाइन में S1 से T1 में संभावना 0, क्योंकि एनर्जी डिफरेंट 47 से 64 kcal/mol है। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि 1,3-ब्यूटाडाइन की जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होगी वो सिंगलेट स्टेट से होगी, बेंजोफिनोन की जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी वो ट्रिपलेट स्टेट से होगी। ये क्या है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अब हम बात करें अगली, ऊर्जा स्थानांतरण, एनर्जी ट्रांसफर क्या होता है। ऊर्जा स्थानांतरण एक विकिरण एवं एक पदीय अभिक्रिया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजित अणुदाता अपने उत्तेजित ऊर्जा किसी अन्य अणु ग्राही एक्सेप्टर को स्थानांतरित करता है। यह प्रक्रिया प्राय अणुओं की त्रिक अवस्था में प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाती है। दो अणुओं के मध्य ऊर्जा का स्थानांतरण दाता अणु की बहुलता के आधार पर दो प्रकार का हो सकता है, त्रिक त्रिक
एकक ऊर्जा हस्तांतरण। चूंकि एकक अवस्था का जीवन काल कम होता है, इसलिए त्रिक अवस्था से ऊर्जा हस्तांतरण की संभावना अधिक होती है। इस हेतु यह आवश्यक है दाता अणु की ऊर्जाग्राही अणु की प्रथम उत्तेजित अवस्था से कम 5 किलो कैलोरी पर मोल अधिक हो। ऐसी अवस्था में उत्तेजित दाता अणु व निम्न अवस्था ग्राही अणु के मध्य होने वाली प्रत्येक टक्कर में ऊर्जा हस्तांतरण होता है। त्रिक ऊर्जा हस्तांतरण की क्रियाविधि निम्नलिखित है। प्रकाश की उपस्थिति में दाता अणु अपने उत्तेजित अवस्था में आता है, जो अंतरतंत्र लंघन ISC द्वारा T1 में परिवर्तित हो जाता है। दाता T1 निम्न अवस्था ग्राही अणुओं से टकराकर ग्राही T1 एवं निम्न अवस्था दाता अणु उत्पन्न करते हैं। D4 डोनर, प्रकाश का अवशोषण किया। 1D हमने बताया, D किसका मतलब सिंगलेट, 1 का मतलब, D मतलब डोनर दाता। 1D इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से किसमें कन्वर्ट हुआ डोनर, ट्रिपलेट स्टेट में। A4 एक्सेप्टर, ग्राही जिसको अपन बोलते हैं, किससे ग्राही किया इसने, जो डोनर एटम है वो किस में है, ट्रिपलेट स्टेट में। उसमें डोनर वापस की ग्राउंड स्टेट में आ गया, एक्सेप्टर है जो ग्राही है वो ट्रिपलेट स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। और ये जो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, उत्पाद में। एक सामान्य सी छोटी सी किसकी मैकेनिज्म बताइए। अब हम अगली बात करें इंट्रा मोलिकुलर एनर्जी ट्रांसफर, अंत अणु ऊर्जा हस्तांतरण। ये क्या है, ये पाया गया कि कुछ प्रतिस्थापी एरोमेटिक कीटोन या एल्डिहाइड अणुओं के एक भाग से दूसरे भाग में उत्तेजन ऊर्जा स्थानांतरित करने में सक्षम है। इसका एक एग्जाम्पल लें, उदाहरण 4 नेफ्थिल एल्किल बेंजोफिनोन श्रेणी के यौगिकों में, नीचे हमने इसका स्ट्रक्चर एक नीचे बना रखा है, बेंजोफिनोल भी बना रखा है उसमें स्ट्रक्चर में, और नेफ्थिल एल्किल भी हमने बना रखा है। इस तरह के कंपाउंड के यौगिकों के अवशोषण स्पेक्ट्रम में 2 बैंड आते हैं, एक बैंड बेंजोफिनोन अवयव का, दूसरा नेफ्थलीन अवयव का आता है। यदि इन यौगिकों का बेंजोफिनोन के अवशोषण के लिए आवश्यक तरंगदैर्ध्य पर किरणित किया जाए तो पाया गया कि बेंजोफिनोन से त्रिक ऊर्जा का स्थानांतरण नेफ्थलीन अवयव को होता है। इस बात को तंत्र के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम द्वारा प्रमाणित किया गया। चूँकि नेफ्थलीन की उत्तेजित एकक अवस्था बेंजोफिनोन की उत्तेजित एकक अवस्था से अधिक ऊर्जा की होती है, इसलिए बेंजोफिनोन द्वारा नेफ्थलीन को एकक ऊर्जा स्थानांतरण संभव नहीं है, जबकि नेफ्थलीन द्वारा बेंजोफिनोन को एकक ऊर्जा का स्थानांतरण पाया गया है। अब हम आगे बात करेंगे कि क्या क्वांटम लब्धि होती है, फिर इनके बारे में कुछ रिएक्शंस के बारे में नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।